नमस्कार साथी, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान अपने दो विषयों को लेकर आपके बीच में हमेशा बना रहता है। एक तो आपके प्रेस परीक्षा से संबंधित, दूसरा नौकरी से संबंधित, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी संस्थान में कराई जाती है वो पीजी लेवल की तैयारी होती है। और पीजी लेवल के छात्रों के लिए या तो हायर एजुकेशन में प्रेस परीक्षा से संबंधित या साथ ही साथ नौकरी एक बहुत बड़ा उनके लिए मुद्दा रहता है। इसीलिए दोनों विषयों पर आप सभी को जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में संस्थान में आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रेस परीक्षा के आईसीआर, जेआरएफ, यूपी कैटेट, सीयूटी, एबीएम एवं यूएफओ का बैच चल रहा है। साथ ही साथ एजीटीए का भी बैच चल रहा है। और मकर संक्रांति के बाद आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी एग्रीकल्चर का भी बैच मिलेगा। आज अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का जो मुख्य मुद्दा है वो आप समझ गए होंगे, जैसा कि आप ये देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि नए अध्यक्ष नियुक्त। और चूंकि जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इनके बारे में चर्चा करना आवश्यक भी है, क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है हमारा, वो एक ऐसा आयोग बन गया है पूरे भारत में कि अगर ये देखा जाए कि लेट लतीफ में क्या इनका कोई स्थान है तो ऐसा नहीं है, एक महत्वपूर्ण स्थान इसमें ये रखेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, अगर एक राष्ट्र के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या धारण करने वाला यह एक राष्ट्र के रूप में भी बनेगा। तो ऐसे में जब और सबसे अधिक युवाओं का भविष्य कहीं अधर में दिख रहा है, सबसे ज्यादा किसी आयोग पर युवाओं का भविष्य टिका हुआ है, तो उस आयोग का नाम भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही है। तो चूंकि अब जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस कुर्सी पर आसीन हो रहे हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम कितनी बड़ी युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी लेके आ रहे हैं। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश के इन सभी युवाओं का भविष्य आधारित है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग प्रयागराज का एग्जाम दे रहा है या बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं वो सभी लोग इस की भी परीक्षाओं में भी प्रतिभाग करते हैं, क्योंकि इनके पास भी ऐसे ऐसे संवैधानिक पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, जिसके लिए हर युवा अपने आप को वहां पर पद पर आने के लिए प्रयास कर रहा होता है। ऐसे पे हम इनके लिए नववर्ष की इन सबको भी शुभकामनाएं हम सभी युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से। और इनसे हम लोगों का पूरी अपेक्षा भी है कि आप हम लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। तो ये खरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे इसका मूल्यांकन तो समय करेगा, लेकिन जिस पद का ये निर्वहन करके आए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो उम्मीद इनसे हम लोग जरूर करेंगे कि ये अपने उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जो युवा अपेक्षा करते हैं। ये कहां से आए हैं, कैसे नियुक्ति पाए हैं, तो पहले इनके बारे में जो मीडिया में सूचनाएं दी गई है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि चीजें और क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है एसएन सावत बने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। तो एसएन सावत साहब इसके पहले क्या थे, क्या उत्तर प्रदेश में ये सेवा दे चुके हैं, और अगर सेवा दिए हैं तो किन पर दिए हैं, तो आप इनको साफ साफ देख रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीजी, सीबीसीआईडी, एक सीबीआई होता है जो राष्ट्र के लिए होता है, जो सीबीसीआईडी होती है वो राज्यों के लिए होती है। तो हमारे राज्य के जो सीबीसीआईडी पद पर से 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। यह पद प्रवीण कुमार के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के कारण पिछले वर्ष 5 जुलाई से रिक्त चल रहा था। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, इतना बड़ा युवाओं का जो भविष्य लेके चलता है और जुलाई से ही इनका कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। अगर अस्थायी अध्यक्ष नहीं रहे तो ये कितनी तत्परता से काम कर पाएंगे, ये यहीं से पता चल रहा है। और ये राज्य
7 महीने 6 महीने तक दौड़ता रहा, लेकिन इनको कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिल पाया। यह एक सवाल है इनके लिए। इसके साथ ही अवकाश प्राप्त आईजी सुभाष सिंह बघेल व कौशाम्बी के सुरेश चंद्र को सदस्य बनाया गया है। इन्हीं के साथ साथ 2 लोगों को सदस्य भी बना दिया गया। इसका मतलब आयोग में जो कमियां थी उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया और लगभग पूरा हो चुके हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने गुरुवार को इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष का पद 5 जुलाई को प्रवीण कुमार के त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हो गया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र दिया था। योगी सरकार ने आईपीएस अधिकारी एस एन सावत पर भरोसा जताते हुए उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी है। मतलब सरकार को भी इन पर भरोसा है कि आयोग की जो भी जिम्मेदारियां है उसे निर्वहन करेंगे। अवकाश प्राप्त आईपीएस अधिकारी सुभाष सिंह बघेल आईजी के पद से वर्ष 2021 में रिटायर हुए थे। उन्हें आयोग का सदस्य बनाया गया। ये भी आईपीएस अधिकारी। इनका कार्यकाल 14 मई 2029 तक रहेगा। सुरेश चंद्र भी सदस्य बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष या अधिकतम 68 वर्ष की उम्र तक के लिए होता है। आयोग में नियुक्ति होने से अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। यहाँ पर एक बात, राज्य के जो संवैधानिक स्थिति है वहां पर एक चीज लिखा है कि मतलब आयोग के अध्यक्ष कितने वर्ष तक रह सकते हैं, तो 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, या अगर उनका उम्र 68 वर्ष पूरा हो जाएगा तो वो उनको वहीं से रिटायर होना होगा। ये है। तो अब जी इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोगों को अब सोचिए, क्योंकि जो अब इतने है बहुत सारे बड़े बड़े पद के बारे में बहुत सारी, नो डाउट दिसंबर में बहुत सारे जो है सूचनाएं सर्कुलर जारी कर दिए गए। नए वर्ष पर भी ये कार्य में अपने लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नव वर्ष के तीसरे दिन पर ही आयोग को नया चेयरमैन मिल गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है, युवाओं के लिए, क्योंकि इनके बिना एक प्रभावी निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जब ये आ गए हैं तो अब बहुत सारे प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे। और ये आज यह बात सत्य साबित अब हो जाएगी या सिद्ध हो गई कि जो जून तक जो माननीय उसके पहले के आयोग के अध्यक्ष ने इन्होंने कहा था कि हम जून तक बहुत बड़ी परीक्षाएं सब करा लेंगे, अब यह चीजें और स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब ये लोग वैसे भी एक ऐसे शासक प्रशासक के रूप में रहे हैं जो बड़ी निर्भीकता से अपने काम को कर पाएंगे, लेकिन इसका मूल्यांकन समय भी करेगा। लेकिन जो वर्तमान की स्थितियों के आधार पर अब डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हमें अपने में कार्य करने की जरूरत है और आप सभी लोग अब अपने पर काम करिए, क्योंकि जब ये आ गए और 2 आयोग के मेंबर भी आ गए तब उन कार्यों को करना एक बड़ा आसान काम होगा, क्योंकि अब इनको कार्य करने की पूरी आजादी मिलेगी, क्योंकि इनके अपने सभी बॉडी के जो भी पोस्ट है वो भर लिए गए हैं। इसका मतलब कार्य करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए समस्त जो भी अभ्यर्थी भैया जो किसी भी UPSC से आप परीक्षा में आप चल रहे हैं, अब बिल्कुल निसंदेह होकर आप अपनी तैयारी में लगिए। इसका परीक्षा का दिनांक कब पड़ेगा ये मायने नहीं रखता, हम कितना अपने सिलेबस को लेकर तैयार हैं ये मायने रखता है। तो सवाल हमारे लिए अब ये नहीं है कि आयोग में कौन है कौन नहीं, सब है। अब हमारे से अपने से सवाल ये है कि हम अपनी परीक्षा को लेकर कितना तैयार हैं। तो अपनी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्य में आप पूरी तरह से लग जाए। आने वाले समय में अब हमें परीक्षा से ही गुजारना है, अब इसके सिवाय और कोई विकल्प पर मुझे नहीं लगता कि जो है आपको जो है विचार करने की आवश्यकता है। बाकी आप लेकिन किंतु परंतु में अगर आप अभी भी रहेंगे तो ये सिर्फ अपने समय का नुकसान करेंगे और हम स्वयं अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब वक्त की जो नजाकत है वो यही है कि हमें अपने कार्य को शुरू कर देना चाहिए। आप इससे संबंधित चाहे किसी भी तैयारी के हों, इनमें से हमारा जो एक पक्ष होता है अपने कृत छात्रों के लिए वो AGTA का होता है, तो AGTA के छात्र अपनी तैयारी में लग जाएं। लेकिन जो आपको यह बताया जा रहा है कि फरवरी में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें,
मार्च के पहले कुछ भी नहीं होना है। पूरे मार्च तक एग्रीकल्चर के संबंध में, एजीटीए के संबंध में आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग मिल सकती है, परीक्षा का डेट नहीं रहेगा। आप अपने कार्य में अपना लगे रहिए, लेकिन तैयारी करने का आपके पास अगर अवसर मिला है तो इस अवसर का आप सभी लोग लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उतना ही उसमें आपकी सफलता और सुनिश्चित होती जाएगी। तो आप सभी को नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं भी है और उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको संस्थान से किसी भी तरह की जरूरत हो तो संस्थान का मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप फोन करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आप सभी की समस्याओं के निदान के लिए हम अपने पूरी टीम के साथ आपका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।